एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था इल्यूमिनेशन, जिसमें हमने इल्यूमिनेशन तक हमने कवर किया था, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स कवर कर लिए थे। एक तो वाइट लाइट, दूसरा सेफ लाइट। सेफ लाइट को हम कैसे चेक करते हैं, कितना क्या उसका स्पेसिफिकेशंस है, वो सब हमने कवर किया था। थर्ड पॉइंट से अब हम पढ़ेंगे वेट फिल्म इल्यूमिनेटर की वेट फिल्म इल्यूमिनेटर क्या होता है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। मैनुअल प्रोसेसिंग में एक फुट स्विच ऑपरेटेड इल्यूमिनेटर ऊपर और वॉशिंग टैंक के पीछे माउंटेड होता है। मैनुअल प्रोसेसिंग क्या होती है मैं आपको आगे डिटेल में अच्छे से बताऊंगी। हम जो फिल्म होती है ना, उसकी 2 तरह से प्रोसेसिंग करते हैं, एक तो मैनुअल करते हैं और एक ऑटोमेटिक करते हैं। मैनुअल में हम खुद हाथ से फिल्म की रिंजिंग वॉशिंग सब करते हैं और ऑटोमेटिक में अपने आप हो जाती है। तो वो मैनुअल प्रोसेसिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। किसकी? मैनुअल प्रोसेसिंग की। कि जब मैनुअल प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक फुट स्विच ऑपरेटेड इल्यूमिनेटर होता है। क्या होता है? एक फुट स्विच ऑपरेटेड इल्यूमिनेटर। नाम याद रखना, फुट स्विच ऑपरेटेड इल्यूमिनेटर होता है। जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो हमारा वॉशिंग टैंक होता है ना, एक तो उसके ऊपर और वॉशिंग टैंक के पीछे माउंटेड होता है। कहाँ पर? एक तो ऊपर और वॉशिंग टैंक के पीछे माउंटेड होता है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। जो हार्डनिंग और वॉशिंग के टाइम रेडियोग्राफ के इंस्पेक्शन के लिए कन्वीनियंट होता है। किस लिए कन्वीनियंट होता है ये इल्यूमिनेटर? जब भी हम जो रेडियोग्राफ्स होते हैं हमारे, उसकी जब हार्डनिंग या फिर हम वॉशिंग कर रहे होते हैं, तो उनको उनके इंस्पेक्शन के लिए, उनको देखने के लिए कैसा होता है? कन्वीनियंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब अनप्रोटेक्टेड और अनएक्सपोज फिल्म लोडिंग बेंच पर हो, फिल्म के बाद ऐसे छोटा सा कॉमा लगा दें, लोडिंग बेंच पर हो, तो इल्यूमिनेटर का यूज नहीं करना चाहिए। अब क्या कह रहा है ये कि जब हमारी अनप्रोटेक्टेड या फिर अनएक्सपोज फिल्म, किस पर? लोडिंग बेंच। एक ऐसी बेंच होती है जिसको हम क्या कहते हैं? डार्क रूम में एक बेंच पड़ी होती है जिस पर हमारी फिल्म वगैरह को हम क्या करते हैं? लोड करते हैं। तो उससे हम क्या कहते हैं? लोडिंग बेंच। जब अनएक्सपोज फिल्म, जो एक्सपोज नहीं हुई है एक्सरे से, अगर वो लोडिंग बेंच पर पड़ी है, तो हम उस टाइम क्या करेंगे? इल्यूमिनेटर का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज? इल्यूमिनेटर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कवर हो गया है। वेट फिल्म इल्यूमिनेटर में इतनी चीजें हैं, समझ में आई? आगे चलते हैं वॉल फिनिश की। भाई अब इसकी किसकी? डार्क रूम की वॉल्स कैसी होनी चाहिए उसकी बात करते हैं। वॉल्स का कलर ऐसा होना चाहिए जो सेफ लाइट को मैक्सिमम अमाउंट में इल्यूमिनेट कर सके। कैसा होना चाहिए वॉल्स का कलर? जो सेफ लाइट है ना, उसको मैक्स टू मैक्स क्या कर सके? इल्यूमिनेट कर सके, जिससे कि अच्छे से हमें सब कुछ दिखे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? टू अवॉइड ग्लेयर को अवॉइड करने के लिए फ्लैट पेंट शुड बी यूज। जो ग्लेयर होता है ना, ग्लेयर ग्लेज जिसकी हम बात करते हैं, तो ग्लेयर को अवॉइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्लैट पेंट का। किसका यूज करते हैं? फ्लैट पेंट का यूज करना चाहिए। आगे अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? परमानेंट इंस्टॉलेशन के लिए सीलिंग्स और अपर 18 इंचेस की साइड वॉल्स को, मतलब अगर परमानेंट इंस्टॉलेशन है ये कर रहे हैं हम, तो उसके लिए सीलिंग्स, एक तो क्या सीलिंग यानी कि छत, और अपर 18 इंचेस तक की साइड वॉल्स, जो साइड की वॉल्स उसमें 18 इंचेस तक, कैसा कलर करना चाहिए हमें? व्हाइट कलर करना चाहिए। कैसा कलर करना चाहिए? व्हाइट कलर। ओके, व्हाइट कलर से पेंट करना चाहिए। आगे क्या कह रहा है? अब 18 इंचेस तक की तो वॉल्स हमने व्हाइट कलर से पेंट कर दिया और सीलिंग को भी कैसा कर दिया? व्हाइट कलर का कर दिया। अब रिमेनिंग वॉल सरफेस को लाइट या वार्म कलर करना चाहिए। अब जो रिमेनिंग जो सरफेस बचा है वॉल्स का, उसको कैसे कलर से करना चाहिए? या तो लाइट या तो वार्म कलर करना चाहिए। ठीक है, तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम वेंटिलेशन की। भाई अब डार्क रूम में वेंटिलेशन कैसे होता है या कैसे होना चाहिए? प्रोसेसिंग रूम की कुछ चीजें डायरेक्टली एयर को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जो भी प्रोसेसिंग रूम है उसमें जो एयर है वो अफेक्ट होती है। अब किन किन चीजों से अफेक्ट होती है? 3 चीजें। पहला क्या कह रहा है? अनकवर सॉल्यूशन जो होते हैं वो रूम की ह्यूमिडिटी को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। कैसे सॉल्यूशन है, अगर वो अनकवर पड़े, ढक्कन नहीं लगा हुआ है, कवर्ड नहीं है, तो वो क्या करेंगे? रूम की जो ह्यूमिडिटी है उसको कैसा कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? प्रोसेसिंग सॉल्यूशन ओडर क्रिएट करते हैं। जो प्रोसेसिंग सॉल्यूशन से उनकी कैसी होती है? स्मेल होती है, कुछ ओडर होता है वो क्रिएट करते हैं वो, जिससे भी क्या होती है? हमारी एयर अफेक्ट होती है। और तीसरा क्या कह रहा है? फिल्म ड्राइंग कैबिनेट हीट रिलीज करते हैं। जो फिल्म को सुखाने के ड्राइंग कैबिनेट्स है वो क्या करते हैं? हीट ऑफ करते हैं, मतलब हीट रिलीज करते हैं। आगे चलते हैं। अगर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं करते हैं तो यह फिल्म और वर्कर दोनों को अफेक्ट करती है। ये क्या कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को ही अगर प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये किसको अफेक्ट करेगी? फिल्म जो है उसको, और वर्कर जो हम हैं हमें भी अफेक्ट करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर कंफर्ट के लिए, मतलब एक नॉर्मल कितनी रेंज होनी चाहिए इन सब की? तो ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? 40 to 50% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए?
67 to 87 डिग्री फ़ारेनहाइट। एयर मूवमेंट कितना होना चाहिए, 15 to 25 फीट पर मिनट शुड बी मेंटेन। इतना ये सब होना चाहिए। ह्यूमिडिटी 40 to 50% होनी चाहिए। टेम्परेचर 67 to 87 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए और एयर मूवमेंट कितना होना चाहिए, 15 to 25 फीट पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, ये कवर हो गए हमारे। अब मन में क्वेश्चन आता है कि फिर हम वेंटिलेशन को मेंटेन कैसे करें, क्या लगाएं। तो या तो आप फैंस का यूज कर सकते हैं या तो दूसरी चीज एसी का यूज कर सकते हैं। हम इसमें विंडोज का यूज नहीं करते हैं, विंडोज का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि विंडोज से अगर हमारी कोई भी नेचुरल लाइट, व्हाइट लाइट कैसी भी आ सकती है, तो उससे क्या हो सकती है, हमारी फिल्म क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है, खराब हो सकती है। आगे चलते हैं। अब डार्क रूम का नॉर्मल टेम्परेचर कोई पूछ ले, कंपटीशन में जनरली पूछ सकते हैं आपसे, तो अप्रॉक्स लगा के लिख देना कितना होना चाहिए, 18 to 24 डिग्री सेल्सियस। कि डार्क रूम का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 18 to 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फोर्थ अगला पॉइंट चलते हैं, लोडिंग बेंच। अब लोडिंग बेंच क्या होती है, पहले भी जिक्र हुआ था लोडिंग बेंच का, आइए पढ़ते हैं लोडिंग बेंच। ये प्रोसेसिंग रूम का सबसे प्राइमरी कंपोनेंट है। क्या है, प्रोसेसिंग रूम का सबसे प्राइमरी कंपोनेंट है। इसमें दो साइड होती है, एक ड्राई साइड, एक डार्क साइड। जिसे हम ड्राई साइड को मैनुअल बोलेंगे, अपोजिट को क्या बोलेंगे, ऑटोमेटिक। मैनुअल जिसमें हम खुद काम करते हैं, सारी चीजें हम खुद करते हैं, ऑटोमेटिक में अपने आप हो जाती है। अब इसके इतने सारे पार्ट्स, हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, लोडिंग एरियाज। ठीक है, कि लोडिंग एरिया में क्या क्या मेंशन है। उसके बाद पढ़ेंगे फिल्म बिन। उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे स्टोरेज कैबिनेट। उसके बाद फोर्थ पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ हैंगर। फिफ्थ पढ़ेंगे हम स्टोरेज कंपार्टमेंट या फिर रैक बॉक्स। और सिक्स पढ़ेंगे कैसेट ट्रांसफर कैबिनेट, जिसे क्या बोलेंगे हम, पास बॉक्स। तो चलो आओ एक एक करके इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लोडिंग एरियाज। लोडिंग बेंच की लेंथ वॉल्यूम ऑफ वर्क और अवेलेबल स्पेस पर डिपेंड करती है। अब जो हमारी लोडिंग बेंच है, जैसे कि ये लोडिंग बेंच है, उसकी जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, कितना वहां पर काम हो रहा है और कितना वहां पर स्पेस है। मतलब हर जगह का डार्क रूम अलग अलग होता है ना, ऐसा तो है नहीं हर हॉस्पिटल का स्पेस एक जैसा है। ठीक है, तो वहां पे कितना तो वर्क ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्क है, यानी कि काम कितना है। दूसरी चीज वहां पे स्पेस कितनी है, उस पर लोडिंग बेंच की जो है लेंथ वो डिपेंड करती है। अगला क्या कह रहा है, वर्किंग सरफेस। अब जो भी लोडिंग बेंच है उसका वर्किंग सरफेस कितना होना चाहिए, उसकी बात करें। वर्किंग सरफेस की मिनिमम लेंथ इतनी होनी चाहिए कि वहां पर 2 से 4 कैसेट वो होती है जिसमें मतलब हम कैसेट को लगाते हैं जब भी हम रेडियोग्राफ लेते हैं, समझ रहे हो। मतलब हमारी एक्सरे इमेज किस पर छपेगी, कैसेट पर। ओके, तो कैसेट क्या, 2 से 4 कैसेट। वापस से पढ़ रही हूँ, वर्किंग सरफेस की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि वहां पे 2 से 4 कैसेट, 2 से 4 कैसेट। साइज भी बताया कैसेट का, कैसेट हमारी डिफरेंट साइज की होती है। 8-10 होती है, 10-12 होती है, 14-17 होती है। तो 14-17 बड़ी होती है एकदम, इतनी बड़ी वाली। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, 2 से 4 कैसेट 14-17 इंच की जो होती है, उसको क्या कर सके हम इजीली तो अनलोड कर सके। मतलब उसको हमारी प्रोसेसिंग करनी होगी तो उसको हमको खोलना तो होगा ना, हमारी फिल्म तो अंदर ही है, एक्सरे तो उस पर गिरी है और इमेज तो उस पर ही छपी है, तो उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए फिल्म को अनलोड कर सके और वापस उसमें फिल्म को रीलोड किया जा सके। तो मिनिमम लेंथ इतनी होनी चाहिए कि 2 से 4 कैसेट वहां पे आ सके। आगे चलते हैं, वर्किंग सरफेस अप्रॉक्स कितना होना चाहिए, 96 इंचेस का होना चाहिए। अब वो जो वर्किंग सरफेस है, अब उसका कुछ तो इंच हम लेंगे ना, तो अप्रॉक्स कितना लिया हमने, 96 इंचेस का होना चाहिए, जिसमें 2 चीजें इंक्लूड नहीं है। एक तो ट्रांसफर कैबिनेट इंक्लूड नहीं है, और जो ड्रायर स्पेस है हमारा, जहाँ पे हम ड्राई करते हैं फिल्म को, वो वाला स्पेस यहाँ पे क्या है, इंक्लूड नहीं है। अच्छे से पढ़ना, इंक्लूड नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। बेंच 36 इंचेस तो हाई होनी चाहिए। कितने इंचेस, 36 इंचेस हाई होनी चाहिए, और 26 इंचेस कैसी होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फिल्म बिन। क्या फिल्म बिन क्या होता है, फिल्म्स के ओपन बॉक्सेस को लोडिंग बेंच के नीचे रखते हैं। लोडिंग बेंच के नीचे हमारा क्या होता है, फिल्म बॉक्स होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी जो फिल्म्स का जो बॉक्स है ना, जिसमें फिल्म्स आती है सारी, तो उसके ओपन बॉक्स को हम किसके नीचे रखते हैं, लोडिंग बेंच के नीचे रखते हैं। इस सबसे कन्वीनियंट मेथड एक लाइट प्रूफ फिल्म बिन का यूज करना है। अब ये जो फिल्म बिन होता है ये कैसा होता है, लाइट प्रूफ होता है। तो सबसे कन्वीनियंट मेथड ही क्या है, ओपन फिल्म के बॉक्सेस को रखने का फिल्म बिन लाइट प्रूफ फिल्म बिन है। ठीक है, जिसमें कंपार्टमेंट होते हैं, इसमें अलग अलग कैसे होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं। गूगल पर चेक करना कि कैसी दिखती है इसकी इमेज। ठीक है, जिसमें ओपन फिल्म बॉक्सेस को डायरेक्ट रखा जा सकता है, जिसमें क्या करते हैं हम फिल्म बिन में क्या करते हैं,
ओपन फिल्म के बॉक्सेस को डायरेक्टली कंपार्टमेंट्स में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टोरेज कैबिनेट। स्टोरेज कैबिनेट में क्या पढ़ेंगे हम, आइटम्स जैसे कि क्या, पैक केमिकल्स, जो केमिकल है उनके पैकेट्स जो होते हैं वो, या फिर सॉल्यूशन मिक्सिंग एसेसरीज, जो भी सॉल्यूशन से रिलेटेड एसेसरीज है वो सारी। टॉवल्स को हम कहाँ रखते हैं, लोडिंग बेंच के ऊपर या नीचे, कहीं भी हो सकता है ये, ऊपर या नीचे, किसमें, कप बोर्ड्स में, क्लोज कप बोर्ड्स में रखा जाता है। इन्हें क्या बोला है, क्लोज कप बोर्ड्स को स्टोरेज कैबिनेट, क्योंकि यहाँ सारी चीजें को हम स्टोर कर रहे हैं ना, जैसे केमिकल्स को, सॉल्यूशन से रिलेटेड एसेसरीज को, टॉवल्स को, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसको सबको किस में रखा जाता है, क्लोज कप बोर्ड में, जो कहाँ हो सकते हैं, या तो लोडिंग बेंच के ऊपर हो सकते हैं या लोडिंग बेंच के नीचे हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्टोरेज ऑफ हैंगर्स। अब हैंगर्स क्या होते हैं, जिस पर हम फिल्म को ऐसे वॉश करके सुखाते हैं ना, वही वाले हैंगर्स है वो, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, हैंगर्स को बेंच से थोड़ा साइड में हैंग करना चाहिए, यानी कि जो हमारी लोडिंग बेंच है उससे थोड़ा सा कैसा साइड में हैंग करना चाहिए, साइड में लटकाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हैंगर फिल्म पर, अगर लोडिंग बेंच पर हमारी फिल्म पड़ी है और हैंगर उस फिल्म पर गिर गया तो फिल्म क्या हो जाएगी, हमारी खराब हो जाएगी। इसीलिए उसको क्या करते हैं, हम लोडिंग बेंच से थोड़ा सा साइड में हैंग करते हैं। अब कितना साइड में और कितना हाइट पर हैंग करते हैं, तो हैंगर्स को बेंच से 24 इंचेस अबव हैंग किया जाता है, मतलब कि 24 इंचेस अबव क्या करना चाहिए, हैंगर्स को हैंग करना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, स्टोरेज कंपार्टमेंट। अब स्टोरेज कंपार्टमेंट क्या है, जिसे हम रैक बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैक बॉक्स, ठीक है। अगर स्टोरेज कंपार्टमेंट याद नहीं है तो रैक बॉक्स लिख देना तो भी सही है। इसमें कैसेट्स को वर्टिकली रखना चाहिए। जो हमारी जो कैसेट्स है, हम आगे पढ़ेंगे कैसेट क्या होती है। कैसेट एक लाइट टाइट डिवाइस होती है, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होती है, जिस पर हम रेडियोग्राफ्स को कैप्चर करते हैं। ओके, तो जो कैसेट्स है उनको कैसे रखना चाहिए, वर्टिकली, जैसे हम बुक्स को रखते हैं, वर्टिकली रखते हैं ना बुक्स को, लाइक दिस, ऐसे लंबा, ऐसे सुला के नहीं रखना है, ऐसे लंबा रखना है, वर्टिकली। क्यों वर्टिकली रखते हैं, क्योंकि हम कैसेट्स को अगर एक के ऊपर एक रख देंगे तो उससे हमारी जो फिल्म है उस पर प्रेशर पड़ेगा और वो खराब हो जाएगी। इसलिए हम फिल्म को कैसे रखते हैं, कैसेट में फिल्म, तो कैसेट को कैसे रखेंगे हम, वर्टिकली, ठीक है। आगे चलते हैं, कैसेट ट्रांसफर कैबिनेट, मतलब कैसेट को ट्रांसफर करने का कैबिनेट, जिसे हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं पास बॉक्स। बहुत कॉमनली है, आपसे पास बॉक्स बोल के भी कोई पूछ सकता है, या फिर आपसे दूसरा बड़ा नाम कैसेट ट्रांसफर कैबिनेट भी कह सकते हो आप। ये क्या होता है, इसमें एक्सपोज व अनएक्सपोज कैसेट को ट्रांसफर करने का काम किया जाता है। अब एक हमने एक्सपोज कर दी और एक हमारी अनएक्सपोज है, तो एक्सपोज को उधर रूम में ले जाना, अनएक्सपोज को वापस लेके आना, वो सारा काम कौन करता है, पास बॉक्स करता है, ठीक है। वो सारा काम पास बॉक्स का होता है। इसमें क्या करते हैं, हम अनएक्सपोज और एक्सपोज कैसेट को रखते हैं, इतना समझ लो। पास बॉक्स लोडिंग बेंच के कैसे होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो हमारी लोडिंग बेंच हुई तो उसके जस्ट पास क्या होना चाहिए, हमारा पास बॉक्स होना चाहिए। अब पास बॉक्स होता कैसा है, इसमें लेड के 2 डोर होते हैं। क्या होते हैं, लेड के 2 डोर्स होते हैं, जिसमें 2 पोर्शन कर दिया। जैसे ये एक डोर है, उसमें 2 पार्टीशन करके हमने 2 पोर्शन कर दिए। एक में तो हम क्या रखेंगे, एक्सपोज फिल्म, दूसरे में क्या रखेंगे, हम अनएक्सपोज फिल्म रखते हैं, ठीक है। यही लिखा है, जिसमें एक पोर्शन में एक्सपोज फिल्म व दूसरे पोर्शन में अनएक्सपोज फिल्म रखी जाती है। और इन डोर्स में क्या होता है, इंटरलॉक सिस्टम होता है। इंटरलॉक सिस्टम मैंने पहले भी बताया, इंटरलॉक सिस्टम का मतलब ये होता है, अगर 2 डोर्स है और अगर उनमें इंटरलॉक सिस्टम लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों डोर साइमल्टेनियसली ओपन नहीं होंगे, मतलब एक साथ ओपन नहीं होंगे। अगर एक ओपन होएगा तो दूसरा क्लोज ही रहेगा, और अगर दूसरा क्लोज रहेगा तो मतलब पहला वाला ओपन होगा, समझ रहे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरलॉक सिस्टम। एक अगर आपसे पास बॉक्स का कोई रफ डायग्राम पूछ ले तो आप ऐसा बना के आ जाना, ये पास बॉक्स, ये हमने पार्टीशन किया है, ठीक है। एक तरफ लिखना एक्सपोज्ड, दूसरी तरफ लिखना अनएक्सपोज्ड फिल्म्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, एक्सपोज फिल्म, अनएक्सपोज फिल्म। ज्यादा ही कुछ लिखना चाहो तो लिख देना इसमें क्या है, इंटरलॉक सिस्टम। इंटरलॉक सिस्टम हम क्यों बनाते हैं, ताकि जो ये एक्सपोज और अनएक्सपोज फिल्म है ना, इनको डायरेक्ट सनलाइट या कोई भी लाइट या कुछ भी तरह का इनमें लगे नहीं, जिससे कि हमारी फिल्म खराब ना हो, ठीक है। दूसरा यहाँ क्या लिख दोगे, इंटरलॉक सिस्टम यहाँ पे है, ठीक है। ये मैं देख नहीं पा रहा है मेरे को इतना नीचे, ठीक है। आई होप आप सभी को आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। इसके बाद वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।